हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 9 विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ वन शॉट में लेकर के आई हूँ। तो बच्चों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पदार्थ ही जानते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ, जिन्हें इंग्लिश में मैटर कहते हैं, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। बच्चों, विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी चीज़ से ही बनी है, किसी न किसी सामग्री से ही बनी है, और जिससे बनी है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। इसे दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं बच्चों, उन सभी वस्तुओं में पदार्थ है। और अगर इसे हम साइंस की भाषा में जानें तो साइंस की भाषा में पदार्थ स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है। साइंस की भाषा में बच्चों पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, यानी कि जो जगह घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान बच्चों किसी वस्तु में जितने परमाणु भरे होते हैं, जितने एटम उसमें होते हैं, उसका द्रव्यमान होता है। तो बच्चों, द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में नापा जाता है। और दूसरी बात, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एक नियत राशि है। द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। उस वस्तु को हम कहीं भी ले जाएं, उसका द्रव्यमान सब जगह सेम ही रहता है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप क्या है? यानी पदार्थ बाहर से देखने में कैसे हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। बच्चों, जितने भी पदार्थ हैं ये सभी बहुत छोटे छोटे असंख्य कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ये कण इतने छोटे होते हैं कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम एक बीकर या ग्लास में पानी लें और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत अल्प कुछ कण ही डालें तो भी ये कण पूरे के पूरे पानी को लाल कर देते हैं। और अगर हम इसकी घनता बढ़ाएं, यानी कि इसमें पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं, तो भी हम देखेंगे कि इसका पानी का जो कलर है वो रंगीन ही रहेगा। यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो बच्चों, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, अतः पदार्थ को समझने के लिए हमें इन कणों को समझना होगा। तो समझते हैं कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण मीन्स जो इन कणों के विशेष गुण हैं, जो इन कणों में ही पाए जाते हैं, वो गुण क्या है। सबसे पहले नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। बच्चों, जो पदार्थ के कण होते हैं उसके बीच बीच में रिक्त स्थान यानी खाली जगह होती है, जिस कारण से नमक, शर्करा जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच में मिल जाते हैं। और इस वजह से जो नमक और शर्करा यानी चीनी जैसे पदार्थ हैं वो आसानी से इन जल के कणों के बीच में मिल जाते हैं। इसी को हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों, प्रयोग करने के लिए हम एक गिलास में पानी लेते हैं और इस गिलास में जितना ये पानी भरा हुआ है, ये इसका एक वाटर लेवल है, जहाँ तक पानी है वहाँ एक निशान लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक चम्मच की सहायता से इस पानी में 2 चम्मच या तो नमक डालते हैं या फिर शर्करा यानी कि चीनी डालते हैं और उसको हम अच्छी तरीके से घोल देते हैं। अब बच्चों, होना क्या चाहिए था, अगर हमने बाहर से चीनी और नमक डाली है तो जो पानी का लेवल, वाटर लेवल था वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाहर से नमक और चीनी डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाटर लेवल जितना था उतना ही रहा। जब वाटर लेवल उतना ही रहा तो ये नमक और ये चीनी के कण हैं ये कहाँ चले गए? तो बच्चों, ये जो नमक और चीनी के कण थे ये पानी के कणों के बीच में जो जगह थी, स्थान था, जो रिक्त स्थान, खाली स्थान था, जो वहाँ पर ये समा गए। यही हमने बताया था कि नमक और शर्करा जैसे कण आसानी से जल के कणों के बीच में मिल जाते हैं, क्योंकि ये बीच की जगह में समा गए हैं, इसीलिए वाटर लेवल नहीं बढ़ा। अब आते हैं कणों के दूसरे गुण पर। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बच्चों, जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर यानी कि लगातार गतिशील होते हैं, यानी कि वो लगातार गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है।
और जो गतिज ऊर्जा होती है वही इसकी गति के लिए जिम्मेदार होती है। गतिज ऊर्जा की वजह से ये गति कर पाते हैं। आइए इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों, प्रयोग करने के लिए हमने एक गिलास में ये पानी लिया है और इस पानी को हम एक मेज पर बिल्कुल शांत होने के लिए रख देंगे। इसको बिल्कुल छुएंगे नहीं, ना हिलने देंगे। थोड़ी देर बाद ये पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा और जब ये पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा तो इसमें एक ड्रॉपर की सहायता से काले कलर की स्याही की एक छोटी सी बूंद धीमे से डालेंगे। इसमें बहुत धीमे से छोटी सी बूंद हम इसमें डालेंगे। और बच्चों, ये ड्रॉप जो है जैसे इसमें डलेगी तो हम देखेंगे पहले जो ऊपर सतह की तरफ जो कण थे, सतह की तरफ का जो पानी है वो सबसे पहले काला हुआ, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो स्याही है ये पूरे पानी में फैल गई। बच्चों, पानी हिल तो रहा नहीं था, फिर ये स्याही कैसे पूरे पानी में फैल गई? ये स्याही बच्चों इसलिए पूरे पानी में फैल गई क्योंकि जो पानी के कण हैं वो लगातार गतिशील हैं, यानी कि वो लगातार गति कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमको बाहर से देखने पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर लगातार गति कर रहे हैं। और इसी गति की वजह से जो स्याही थी ये पूरे पानी में अच्छे से तली तक मिल गई। तापमान बढ़ने से कणों के बीच की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। बच्चों, अगर हम तापमान बढ़ा दें इस पानी का, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये कणों के बीच की गतिज ऊर्जा ये क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी, यानी कि कण तेजी से गति करने लगेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तीसरा इसका गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, तीसरा गुण है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसको भी हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। इसमें देखिए ये एक नल है। नल तो भाई सभी जानते हैं, सबके घरों में होते हैं। अब इस नल को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगी? पानी की एक मोटी धारा इससे निकलने लगेगी। अब बच्चों, इस पानी की मोटी धारा के बीच में अगर यहाँ पर हम अपनी उंगली लगा लेंगे तो हम देखेंगे कि पानी की धारा दो भागों में बंट जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उंगली से नीचे की तरफ आने पर ये पानी की धारा जो दो भागों में बंट गई थी फिर से मिलकर के ये एक धारा बन जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? जब ये धारा अलग हो गई थी तो फिर से एक क्यों हुई? तो बच्चों, ऐसा कणों के बीच आकर्षण के कारण हुआ, क्योंकि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जल के कणों ने एक दूसरे को आकर्षित किया और आकर्षण की वजह से ये जल की धारा फिर से एक हो गई। तो बच्चों, ये थे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब आगे चलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो बच्चों, ये तो हम 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अगर हम इन अवस्थाओं को एक उदाहरण के माध्यम से देखें, पानी का उदाहरण लेके देखते हैं तो पानी की ठोस अवस्था क्या है बच्चों? बर्फ। बर्फ तो सबने देखी है, सबके घरों में फ्रिज में जमाते हो आप लोग, तो वो बर्फ क्या है? पानी की ठोस अवस्था। और द्रव अवस्था खुद पानी है, पानी खुद द्रव अवस्था है। और अगर इसकी गैसीय अवस्था की बात करें तो वो है भाप। पानी को गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलती है और भाप क्या है? भाप इसकी पानी की गैसीय अवस्था है। तो बच्चों, आइए अब एक एक करके इन अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आती है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। क्या होती है ठोस अवस्था? ठोस पदार्थों के कण या अणु बहुत पास पास होते हैं। बच्चों, जो ठोस पदार्थों के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। और जब पास पास होते हैं तो इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और इनके बीच में जो आपसी आकर्षण बल है, एक दूसरे को आकर्षित करने का जो गुण है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। और ये आकर्षण बल इनको एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। और बच्चों, इसी कारण से जो ठोस पदार्थ के कण हैं ये अपने स्थानों पर क्या होता है? अपने स्थान पर ही ये स्थिर रहते हैं। इनकी एक निश्चित सीमाएं बन जाती हैं, इनकी एक निश्चित सीमाएं होती हैं और इसी कारण से इनकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और बच्चों, इसी वजह से इनकी आकृति जो होती है ठोसों की और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। और अगर इनकी संपीडिता की बात करें तो इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। नगण्य होती है मतलब संपीडिता जो होती है ना के बराबर होती है। संपीडिता क्या है? मीन्स दबाने का गुण।
ठोसों को अगर हम दबाएं तो इनको दबा नहीं सकते आसानी से, ये बहुत कम दबते हैं, ना के बराबर दबते हैं, इसीलिए इनकी जो संपीड़ितता है वो नगण्य होती है। इसी वजह से ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ यानी कि हार्ड होते हैं। उदाहरण है मेज, कुर्सी, ईंट आदि। आप इनको देखिए, दबा के देखिए, ये दबेंगे नहीं, इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो ये थे बच्चों ठोस के गुण। अब आगे चलते हैं। द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। बच्चों ये पदार्थ की दूसरी अवस्था है। द्रव तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। बच्चों द्रव जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं और इनमें बहने का गुण होता है। अगर आप पानी को लें और उसको अगर आप ज़मीन पर डालें तो आप देखेंगे वो बहने लगेगा, यानी कि द्रवों में बहाव का गुण होता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। बच्चों जो द्रव के अणु हैं, ये देखिए द्रव के अणु हैं, तो ये ठोस की तुलना में कैसे हैं? एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है। और दूर दूर होने की वजह से इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इनमें जो आपसी आकर्षण बल होता है, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करने का जो गुण होता है, वो ठोस की तुलना में कैसा होता है? कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। बच्चों जो द्रव पदार्थों की आकृति है वो कभी निश्चित नहीं होती। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए द्रव को आप गिलास में रखेंगे तो ये गिलास की आकृति ग्रहण कर लेगा। अगर आप इसको बोतल में रखेंगे तो ये बोतल की आकृति ग्रहण कर लेगा। जिस बर्तन में हम इसको रखेंगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा। लेकिन क्योंकि ये निश्चित सीमा में बंधे रहते हैं, अतः इनके कणों का एक निश्चित सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। बच्चों क्योंकि ये निश्चित सीमा में बंधे रहते हैं, इसी वजह से इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। अगर इसके संपीड़न गुण की बात करें तो द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। जो दबाने का गुण है वो ठोस से तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत कम होता है। इसके उदाहरण हैं पानी, दूध आदि। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली है बच्चों गैसीय अवस्था, गैस स्टेट। ये पदार्थ की तीसरी अवस्था है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। तो बच्चों गैसीय पदार्थों के जो कण हैं वो कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। एक कण यहाँ तो एक कण वहाँ, और दूर दूर होने की वजह से इनमें जो आपसी आकर्षण बल है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। इसीलिए इनमें संपीड़न अधिक होता है, यानी कि गैसों को हम अधिक दबा सकते हैं। इनमें जो दबाने का गुण है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब क्योंकि बच्चों ये अलग अलग हर डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो गैसों की कोई भी निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, और निश्चित सीमा ना होने के कारण गैसों का कोई भी निश्चित आकार व आयतन नहीं होते हैं। इसके उदाहरण है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो हम सांस के साथ लेते हैं। दूसरा वाष्प, जो कि पानी की गैसीय अवस्था है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आए आपको ठोस, द्रव, गैस? जरूर समझ में आए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी, ये तो जान चुके हैं। अब इनमें परिवर्तन कैसे होता है आइए समझते हैं। तो पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है, ये तो हम सभी जानते हैं। पानी की ठोस अवस्था बर्फ है, द्रव पानी है, गैसीय अवस्था वाष्प है, ये भी हम बच्चों पीछे आसानी से जान चुके हैं। अभी जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे में आपस में परिवर्तित होती रहती हैं। ठोस अवस्था द्रव में और द्रव अवस्था गैस में, और जो गैस अवस्था है वो द्रव में और द्रव अवस्था ठोस में कन्वर्ट हो सकती है। तो बच्चों पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? नंबर 1 तापमान में परिवर्तन द्वारा और नंबर 2 दाब परिवर्तन के द्वारा। तो आइए इनको समझते हैं। जैसे ठोस अवस्था है, तो अगर हम इसका तापमान बढ़ा दें, यानी कि हम इसको ऊष्मा दे दें, तो ठोस अवस्था कितने में बदल जाएगी? द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और अगर हम इसका तापमान और बढ़ा दें, यानी कि इसको और ऊष्मा दे दें, तो ये द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये गैसीय अवस्था है इसका तापमान कम कर दें, यानी कि कम करने को क्या कहते हैं? शीतलता, यानी इसको शीतल कर दें, ठंडा कर दें, तो तापमान कम करने पर क्या होगा? ये गैसीय अवस्था बच्चों द्रव अवस्था में बदल जाएगी।
इसी तरीके से जो द्रव अवस्था है, अगर इसका तापमान हम और कम कर दें तो क्या होगा, द्रव अवस्था किस में बदल जाएगी, ठोस अवस्था में बदल जाएगी। और दूसरा था दाब परिवर्तन द्वारा। तो दाब परिवर्तन द्वारा कैसे होता है, ये बच्चों अगर ये गैसीय अवस्था है, ठीक है, और अगर हम इसका दाब परिवर्तन कर देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, मान लीजिए गैसीय अवस्था का अगर हम दाब बढ़ा देते हैं तो इसके अणु पास पास आ जाते हैं और ये अवस्था किस में बदल जाएगी, ये अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाएगी। दाब को बढ़ाने पर गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाएगी और अगर हम द्रव अवस्था का दाब और बढ़ा देंगे तो इसके अणु और पास पास आ जाएंगे, यानी कि द्रव अवस्था किस में बदल जाएगी, ठोस अवस्था में बदल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ठोस अवस्था के दाब को कम कर देंगे तो ठोस अवस्था किस में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था के दाब को अगर हम और कम कर देंगे तो ये द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। बच्चों इसको दाब परिवर्तन द्वारा अवस्था परिवर्तन को आगे भी अच्छे से इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब जानते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि अवस्था परिवर्तन पर तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले है गलनांक, ठीक है, इससे संबंधित कुछ बिंदु लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं गलनांक। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या होता है गलनांक, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो वह उसका गलनांक कहलाता है। तो बच्चों अगर वायुमंडलीय दाब पर, यानी वायुमंडल का जो दाब है उस दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, कोई ठोस पिघलकर जिस पर द्रव बन जाता है, उसे हम इसका गलनांक कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, गलनांक यानी कि गलना, किसी ठोस का गलना। तो बच्चों वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे हम उसका गलनांक कहते हैं। और जो बर्फ का गलनांक होता है बच्चों, बर्फ का गलनांक होता है 273.16 के। ये के क्या है, के होता है केल्विन। ये तापमान नापने की एक इकाई होती है। जिस तरीके से हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, इसी तरीके से हम तापमान को केल्विन में नापते हैं। तो बच्चों बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में जाने तो डिग्री सेल्सियस में होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बर्फ का गलनांक केल्विन में होता है 273.16 केल्विन, जिसको हम सुविधा के लिए ये पॉइंट के बाद वाली राशि है इसको हटा देते हैं और ये हम केवल इसको 273 के ही लिखते हैं। तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। यह डिग्री सेल्सियस में जाने तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि बर्फ का गलनांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, इसको समझने के लिए बच्चों में एक प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से हम इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो देखिए प्रयोग क्या है, ये देखिए बच्चों, ये हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या लिया है, इस बीकर में हमने लिया है ये बर्फ़, ठीक है। और बर्फ़ लेने के बाद हमने इस बीकर को इस तरीके से एक उस पर रखा है, बर्नर पे इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। और बर्नर के ऊपर हम इसको इस तरीके से रस्सी से सेट कर देंगे और इसमें ये एक कांच की छड़ डालेंगे, ये कांच की छड़ है इसको चलाने के लिए, ठीक है। और इधर ये हम एक लगा देंगे, ये एक थर्मामीटर, ये क्या है, एक थर्मामीटर है ये, और थर्मामीटर को हम एक स्टैंड की सहायता से लगाएंगे जिससे कि हम इसका तापमान नापते रहें। अब क्या करेंगे बच्चों, हम बर्नर को जलाएंगे और जैसे ही बर्नर जलना शुरू होगा तो बर्नर से जो ऊष्मा है वो इस बीकर की तरफ जाने लगेगी और बीकर की जो अंदर बर्फ़ है वो क्या होगी, उसका तापमान बढ़ने लगेगा, ठीक है। इस बर्नर की ऊष्मा की वजह से बीकर की जो बर्फ़ है उसका तापमान बढ़ने लगेगा। बच्चों बर्फ़ का तापमान होता है -4 डिग्री सेल्सियस और जब हम इसको इसे बर्नर से जब हम इसको हीट देंगे या ऊष्मा देंगे तो इसका तापमान बढ़ने लगेगा, यानी कि पहले -3 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस होगा और जैसे ये तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, जैसे ही बच्चों इस बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आएगा तो हम यहाँ देखेंगे कि अब ये बर्नर तो जल रहा है, गर्म भी हो रहा है बीकर, बराबर बर्फ़ जो है वो ऊष्मा इससे ले रही है, लेकिन अगर थर्मामीटर में देखेंगे
तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो बर्नर बराबर चल रहा है, हीट आ रही है, तो ये ऊष्मा जा कहाँ रही है जब ये तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ ने पिघलना शुरू कर दिया है, यानी कि अपनी अवस्था को परिवर्तित करना शुरू कर दिया है, यानी कि ठोस अवस्था से अब ये किस में बदल रही है, द्रव अवस्था में बदल रही है। और ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब बदलती है, ये अपनी अवस्था परिवर्तन कर रही है, तो जो इससे जो ऊष्मा ले रही है उसका प्रयोग ये अपने तापमान को बढ़ाने में नहीं करेगी, बल्कि अपनी अवस्था परिवर्तन में करेगी। और ये जो ऊष्मा है जो इसकी अवस्था परिवर्तन में इसका उपयोग हो रहा है, जो कि तापमान नहीं बढ़ रहा, हमें दिख नहीं रही, लेकिन ये अवस्था परिवर्तन के में ये यूज़ हो रही है, इसी को हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा इस बर्फ़ में गुप्त ऊष्मा के रूप में यानी छुपी हुई ऊष्मा के रूप में ये रहती है। ऊष्मा तो जा रही है इसमें, लेकिन वो तापमान नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो उसकी अवस्था परिवर्तन में सहयोग कर रही है। यही बच्चों संगलन की गुप्त ऊष्मा है। अगर हम इसकी परिभाषा जानें तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बच्चों मतलब अगर हम 1 किलोग्राम ठोस ले लें, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस ले लें और उसको उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पे तो वो द्रव में बदलना शुरू होगा, और गलनांक पर जितने उसमें द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होगी। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के कण ले लें और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ले लें तो किसकी ऊर्जा अधिक होगी, पानी की ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पानी में बदलना शुरू कर देती है और जो इसमें ऊर्जा है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित रहती है, और इस गुप्त ऊष्मा की वजह से ही पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होगी। अब अगला पॉइंट जानते हैं क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। क्वथनांक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। बच्चों वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे अगर हम पानी को गर्म करने रखें तो पानी जिस तापमान पर उबलना शुरू हो जाएगा वो उसका क्या होगा, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे जल का क्वथनांक होता है 273 केल्विन। जल का क्वथनांक बच्चों कितना होता है, 273 केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस में जाने तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस में हमने 273 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 373 केल्विन। यानी कि डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। क्वथनांक एक समाष्टि गुण है। बच्चों क्वथनांक एक कैसा गुण है, समाष्टि गुण। समाष्टि गुण क्या है, जैसे हम पानी को अगर गर्म करने रखेंगे और उसे हम ऊष्मा देंगे तो हम देखेंगे कि धीरे 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 पानी के अंदर जितने भी कण हैं सबकी ऊष्मा बढ़ने लगेगी, सबका जो तापमान है वो बढ़ने लगेगा, यानी कि और जब सबका बढ़ जाएगा तभी वो बढ़ना शुरू होगा। यानी कि एक समष्टि यानी कि एक ग्रुप का गुण है, एक समष्टि का गुण है। अब आगे चलते हैं, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, आइए इसको भी हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। प्रयोग क्या है बच्चों, इसमें भी एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम ये क्या लेते हैं, ये जल लेते हैं और इस बीकर को एक स्टैंड पर रख करके इस तरीके से बर्नर को हम सेट कर देते हैं। ये देखिए बर्नर है, इसको इस तरीके से हम सेट कर देते हैं और इस बीकर को पानी को चलाने के लिए एक कांच की छड़ डालते हैं, जैसा कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में डाली थी, और एक थर्मामीटर लगाते हैं बिल्कुल पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह। और इस थर्मामीटर को हम किस पे लगा देते हैं, एक स्टैंड की सहायता से इसको हम सेट कर देते हैं, जिससे कि हम इस पानी का टेम्परेचर बराबर नापते रहें। अब हम क्या करते हैं, बर्नर को जलाते हैं और बच्चों बर्नर को जैसे ही हम जलाएंगे तो बर्नर से ऊष्मा कहाँ जाने लगेगी, वो बीकर के जल में जाने लगेगी।
और बच्चों एक तापमान ऐसा आएगा, बीकर का जो पानी है इसका तापमान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और बढ़ते बढ़ते वो रीडिंग हम इस थर्मामीटर से देखेंगे कि पानी का तापमान किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे ही पानी का तापमान बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस होगा, अब पानी क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा। ये पानी बच्चों क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका, क्वथनांक, क्योंकि इसने 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना शुरू कर दिया है। तो बच्चों जैसे ही पानी उबलना शुरू करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब हम देखेंगे कि बर्नर बराबर जल रहा है, बर्नर से ऊष्मा बराबर बीकर के जल में आ रही है, लेकिन फिर भी थर्मामीटर में इसका तापमान नहीं बढ़ रहा। तो बच्चों ऊष्मा बराबर दी जा रही है तो तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये तापमान अब क्या कर रहा है, अब ये जल का तापमान नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि ये इसकी अवस्था परिवर्तन में सहयोग कर रहा है। यानी कि पानी जब उबलने लगेगा तो इससे क्या निकलने लगेगी, भाप बनने लगेगी। और ये जो भाप है यानी कि पानी अब किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, यानी कि पानी की अवस्था परिवर्तन शुरू हो गया है। और जैसे ही ये अवस्था परिवर्तन शुरू होता है, अब ये तापमान नहीं बढ़ता, ऊष्मा तो बराबर आ रही है, लेकिन ये ऊष्मा अब इस जल का तापमान बढ़ाने का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि ये जल की अवस्था परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। यानी कि जल के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने का कार्य कर रही है, क्योंकि जब जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल टूटेगा तभी तो ये गैसीय अवस्था में बदलेंगे। तो बच्चों क्योंकि ये ऊष्मा जो है ये गुप्त रूप में इसमें मौजूद है, ये गुप्त रूप में मौजूद है, तो हम इसको क्या कहते हैं, यही गुप्त ऊष्मा है, यही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्योंकि तापमान हमें ये इसमें थर्मामीटर में तो दिख नहीं रही है, लेकिन ये इसमें मौजूद है, इसीलिए क्योंकि छुपे रूप में है, इसीलिए हम इसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बच्चों अगर हम एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव ले लें, यानी कि मान लो पानी ले लिया हमने 1 किलोग्राम, और उसके क्वथनांक पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होगी वो क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। ये बात बच्चों ने पीछे समझाई थी कि जैसे ही पानी उबलना शुरू करता है तो क्या होता है, फिर जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो अब तापमान बढ़ाने में यूज़ नहीं हो रही है, बल्कि पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है, जिससे कि पानी गैस अवस्था में बदल सके। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। बच्चों अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों की ऊर्जा को देखें और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही पानी के कणों की ऊर्जा को देखें तो किसमें अधिक होगी, वाष्प के कणों में ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि भाप के कणों में या वाष्प के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी अवशोषित कर ली है। क्योंकि भाप के कणों ने क्या करा है, उसने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में भी एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसी वजह से कहते हैं कि पानी की तुलना में भाप से जला हुआ व्यक्ति ज़्यादा जलन महसूस करता है, क्योंकि भाप में क्या होता है, भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में होती है। इसीलिए जब हम सेम टेम्परेचर पर पानी से जलें और उसी टेम्परेचर पर वाष्प से जलें तो वाष्प का जलना ज़्यादा हमारे लिए दर्दनाक होता है। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ये बच्चों हम जान चुके हैं कि अगर हम तापमान में परिवर्तन कर दें तो पदार्थ की एक अवस्था को हम दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इसी से संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी हम जानते हैं। सबसे पहले आता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है ऊर्ध्वपातन? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चों
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, बल्कि ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में। यानी कि ये ठोस अवस्था है, इससे द्रव में नहीं बदलेंगे, बल्कि ठोस से सीधे किस में बदल जाएंगे, गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। और जब ठोस के कण जो होते हैं ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसी तरीके से अगर निक्षेपण को जाने तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बच्चों, ये ऊर्ध्वपातन की बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टी क्रिया है। इसमें जो गैसीय अवस्था है वो सीधे किस में बदल जाती है, वो सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है। गैसीय अवस्था द्रव में नहीं बदलती, बल्कि सीधे वो किस में बदल जाएगी, ठोस अवस्था में वो बदल जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये निक्षेपण। ठोस अवस्था का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना ये ऊर्ध्वपातन, और गैसीय अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना ये निक्षेपण है। यानी कि ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया हैं। ये देखिए बच्चों, कुछ उदाहरण लिए हैं हमने ऊर्ध्वपातन के। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे बाष्प के रूप में उड़ जाना। बच्चों, कपूर तो हम सबने देखा है, जब हम पूजा करते हैं नवरात्रि में या कभी भी, या कंडे पर हम अग्यारी करते हैं या पूजा करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे कपूर डालते हैं, किसी दीपक में डालते हैं, तो हम देखेंगे वो कहीं हमें द्रव अवस्था में नहीं दिखेगा, बल्कि जल के सीधे बाष्प बन के उड़ जाएगा। तो कपूर ठोस अवस्था से सीधे किस में बदल जाता है, बाष्प में, यानी कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। इसी तरीके से नेफ्थलीन की गोलियाँ, नेफ्थलीन की गोलियाँ क्या होती हैं बच्चों, जो कपड़ों में डाली जाती हैं। जब हम कपड़ों को लंबे समय तक रखने जा रहे हैं तो ऐसे कपड़ों में इनमें नेफ्थलीन की गोलियाँ डाल के रखते हैं। तो वहाँ भी हम देखेंगे कि नेफ्थलीन की गोलियाँ हैं, ये द्रव अवस्था में नहीं आती, बल्कि ठोस से सीधे वाष्प बन करके वहाँ से उड़ जाती हैं। तो बच्चों, ये थे ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। अब आगे चलते हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण। बच्चों, तीनों अवस्थाएं हैं पदार्थ की, क्या ये आपस में बदल सकती हैं, ये तो हम जान ही चुके हैं पीछे। अब इन जो जब ये बदलती हैं तो इन प्रक्रमों को कहते क्या हैं, इनका नाम क्या है, वो हम यहाँ जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं, जब ठोस द्रव में बदलता है, जब ठोस किस में बदलता है, द्रव में, तो इस क्रिया का नाम क्या है, संगलन। संगलन मीन्स गलना, मतलब ठोस गल करके किस में बदल गया, द्रव में। इसी तरीके से जब द्रव गैस में बदलता है तो हम इस प्रक्रिया का नाम क्या है, वाष्पीकरण। यानी कि द्रव जब गैस में बदलेगा, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण कहते हैं। इसी तरीके से जब गैस ठोस में बदलेगा, गैस सीधे ठोस में, अभी हमने पीछे पढ़ी थी, इस क्रिया का नाम क्या था, निक्षेप, जाना था पीछे अभी हमने। इसी तरीके से द्रव है, अगर ये द्रव ठोस में बदलता है तो इसको हम जमना कहते हैं। यानी पानी जब बर्फ में बदलेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, पानी जम गया, पानी का जमना कहते हैं। इसी तरीके से अगर गैस है, मान लीजिए गैस द्रव में बदलती है, तो इसको कहते हैं हम संघनन। क्या कहते हैं बच्चों से, संघनन। और जब ठोस गैस में बदलता है तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जैसा कि अभी हमने पीछे ये जाना था। तो बच्चों, जब ये अवस्थाएं जब एक दूसरे में बदलती हैं तो उस प्रक्रम का जो नाम था वो हमने आपको यहाँ पर समझाया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बच्चों, अभी हमने ताप परिवर्तन का प्रभाव जाना, अब हम जानेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि दाब में परिवर्तन करने का द्रव की अवस्थाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। मतलब क्या है ये, यदि हम बच्चों तापमान घटा दें तो तापमान घटाने पर क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा कम करने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा कम करने से हम उसको गैस को आसानी से संपीड़ित, यानी आसानी से उस पर दबाव डाल पाएंगे। तो यदि हम तापमान घटा दें और तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें यानी उस पर दबाव डालें, तो क्या होगा, दबाव डालने से कणों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। और कम हो जाने पर गैस किस में बदल जाएगी, गैस द्रव में बदल जाएगी। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रयोग में, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हमने ये सिलेंडर लिया है। क्या है, एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर में ये एक पिस्टन लगी हुई है, ठीक है, और इसमें ये भरी हुई है गैस। ये क्या भरी है, इसमें
गैस भरी हुई है। अब हम इसका अगर तापमान अगर हम कम कर देते हैं, तापमान कम करके इस पिस्टन की सहायता से जब हम इस गैस पर दबाव डालते हैं, जब हम गैस पे दाब डालते हैं तो क्या होता है, ये जो गैस के अणु हैं, ये जो दूर दूर हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये पास पास आ जाएंगे। और पास पास आने से ये गैस किस में बदल जाएगी, ये गैस बदल जाएगी बच्चों द्रव में। ये क्या है, ये द्रव, क्योंकि द्रव के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और अगर हम इस दाब को पिस्टन के द्वारा और बढ़ा देंगे तो दाब को और बढ़ाने से ये जो द्रव के अणु हैं ये बच्चों और पास पास आ जाएंगे। और ये और पास पास आने से अब द्रव किस में बदल जाएगा, अब द्रव ठोस में बदल जाएगा, क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। और अगर हम गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक साथ लगा दें, मान लीजिए हम एक साथ ज़्यादा प्रेशर लगा दें, तो ये गैस सीधे ठोस में भी बदल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ये पहले द्रव में बदले तब ठोस में बदले, नहीं। अगर हम प्रेशर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, ये गैस सीधे ठोस में बदल जाएगी। और बच्चों अगर हम इस दाब को कम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जैसे ये ठोस है, अगर हम इस दाब को कम कर देंगे तो फिर से ये ठोस किस में बदल जाएगा, अब ये ठोस फिर से बदल जाएगा द्रव में। और द्रव के दाब को हम और कम कर दें तो ये द्रव अब किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगी। तो बच्चों ये जाना हमने कि दाब बढ़ाने पर किस तरीके से हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को आपस में बदल सकते हैं। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दाब बढ़ा दें प्लस तापमान को घटा दें तो क्या होगा, गैस किस में बदल जाएंगे, गैस द्रव में बदल जाएंगे। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। हमने पीछे देखा था बच्चों कि हमने जब दाब को बढ़ाया था तो गैस के कण क्या हो गए थे, नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। और गैस अवस्था किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में। और ज़्यादा दाब बढ़ा देंगे तो गैस अवस्था ठोस में भी बदल सकती है। जब हम इस दाब को कम कर देंगे तो ये कण क्या होंगे, ये कण दूर दूर हो जाएंगे। अब आइए इसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों आपने एलपीजी तो सुनी होगी। एलपीजी क्या है, एलपीजी जो हमारे घर में, किचन में, हमारे घर की रसोई में जो सिलेंडर होते हैं उनमें जो खाना पकाने के लिए गैस भरी होती है वो एलपीजी है। तो बच्चों एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या इसको हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। यानी कि ये पेट्रोलियम गैस होती है जो कि द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरी जाती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो एलपीजी होती है इस गैस को प्रेशर बढ़ा करके हम पहले इसका तापमान कम करते हैं और फिर प्रेशर बढ़ाकर इसको लिक्विड के रूप में हम घर में काम आने वाले सिलेंडर में इनको भरते हैं। दूसरा इसका उदाहरण लें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में हम इसको बदल सकते हैं। वो भी कैसे, बिना द्रव में बदले। यानी कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकते हैं। और किस तरीके से बदल सकते हैं, वो प्रेशर को कम करके, ठीक है। और जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को हम सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि शुष्क बर्फ में भी बदल सकते हैं। अब आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले तो एक सतही प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए ये गिलास है, इसमें हमने पानी ले लिया, ठीक है। तो पानी मान लीजिए यहाँ तक ही भरा हुआ है। तो ये जो है, जो सब जहाँ तक ही पानी भरा है, ये ऊपर की जो लेयर है ये क्या है, ये इसकी सतह है, ठीक है। तो ये एक सतही प्रक्रिया है, यानी वाष्पीकरण जो होता है वो हमेशा सतह से ही होता है। तो ये एक सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाते हैं। तो बच्चों अगर हम इस पानी को या जो भी इसमें द्रव भरा है उसको अगर इसके क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक यानी कि जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है,
अगर हम इसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पर जो सतह के ये जो कण हैं यहाँ से ये वाष्प बनने लगते हैं, और सतह के कण जो वाष्प बनने लगते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो बच्चों वो ऐसे कौन सी वजह हैं या ऐसे कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल मीन्स ये जो ऊपर की सतह है इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर हम इस सतही क्षेत्रफल को यानी ऊपर के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। आइए इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कप है, ठीक है, इस कप में हमने चाय ली और एक चाय हम प्लेट में भी लेते हैं, ठीक है, जिसमें कप को रख करके कभी कभी चाय पीते हैं, वो प्लेट। तो क्या होगा, एक हमने कप में चाय ली, एक प्लेट में चाय ली, तो किससे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वाष्पीकरण बच्चों प्लेट की चाय से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो प्लेट की सतह का जो क्षेत्रफल है वो कप के सतह के क्षेत्रफल से ज़्यादा है और इससे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा और ये चाय क्या होगी, ये जल्दी से ठंडी होगी क्योंकि इससे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अतः सतही क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं। दूसरा कारक है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बच्चों अगर हम किसी द्रव का तापमान बढ़ा देंगे तो जो वाष्पीकरण की दर है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्योंकि तापमान बढ़ाने से क्या होगा, जो पदार्थ के कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो यानी कि वाष्पीकरण तेजी से होने लगेगा। अब आगे चलते हैं। आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, नमी। आर्द्रता को हम क्या कहते हैं, नमी होती है। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाती है। बच्चों अगर हवा में आर्द्रता है यानी कि नमी है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी क्योंकि वायु में पहले से ही नमी मौजूद है। अब इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे जब बारिश के टाइम में हम कपड़े सुखाते हैं तो आप देखते हैं कि बारिश के टाइम में हमारे कपड़े कई दिनों तक नहीं सूखते। क्यों, क्योंकि बारिश के टाइम पर वायुमंडल में वायु में पहले से ही नमी काफ़ी होती है, और जब नमी काफ़ी होती है तो जो कपड़े सुखाते हैं उनसे पानी वाष्प बन करके उससे वाष्पीकरण नहीं होता है या बहुत कम होता है, तो क्या होता है, कपड़े आसानी से नहीं सूखते, सूखने में ये टाइम लगाते हैं। तो अगर हवा में आर्द्रता होती है, नमी होती है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। अब चौथा है वायु की गति। वायु की गति भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। बच्चों अगर वायु की गति बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम कपड़ों को किसी ऐसी जगह पर सुखाएं जहाँ पर हवा तेज़ चल रही है, तो हवा तेज़ चलेगी तो क्या होगी, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी और कपड़े से पानी है, गीले कपड़ों का जो पानी है वो जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, जिससे कि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और अगर कपड़ों को ऐसी जगह पर सुखाएंगे जहाँ वायु की गति कम है तो वो अपेक्षाकृत देर में सूखेंगे। बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता जरूर है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिए। अब आता है वाष्पीकरण से शीतलता। ये क्या होती है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। बच्चों वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो द्रव के कण हैं, द्रव के कण यानी कि जिनका वाष्पीकरण हो रहा है, वो क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं। और ऊर्जा ले लेते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा ले लेते हैं तो क्या होता है, इस अवशोषण के कारण, ये ऊर्जा लेने के कारण जो वातावरण है वो क्या होता है, शीतल हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है। अब आइए जानते हैं इसको भी एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए हम एक गर्म तवा लें, ठीक है, जो गर्म है, और इस पर अगर हम पानी के छींटे मारें तो पानी की छींट मारने से क्या होगा, पानी का वाष्पीकरण होने लगेगा, ठीक है। और वाष्पीकरण हो रहा है क्योंकि पानी का, तो क्या होगा, ये पानी के कण आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करेंगे, यानी कि तवे से ये ऊर्जा यानी ऊष्मा या हीट अवशोषित
करने लगेंगे। और जब ये हीट अवशोषित करेंगे या ऊष्मा अवशोषित करेंगे तो तवा क्या होने लगेगा, तवा ठंडा होने लगेगा। तो बच्चों ये जो तवा जो ठंडा हो रहा है ये पानी डालने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि पानी के वाष्पीकृत होने की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो वाष्पीकृत हो रहा है पानी वो तवे से ऊष्मा या ऊर्जा ले रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंडक बढ़ रही है, यानी कि शीतलता बढ़ रही है। तो ये था वाष्पीकरण से शीतलता। बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।